are all gathered here for a workshop on memory techniques. Memory techniques are an integral part of our studies. Without these techniques, any student is significantly incapable of retaining answers over long periods of time and reproducing the answers in exams. Now, approaching studies without having appropriate memory techniques is like a mason trying to build a house without knowing how to build walls or put the roof. What will happen if a mason attempts to build houses without having any prior training in building houses? How will be the walls? The walls will not be able to stand perpendicularly. The houses will be in a mess. So similarly, any student who attempts to memorize answers will still be able to memorize, but the quality of remembering and recalling the answers will be affected. Are you understanding what I am trying to tell? Okay. मैं सर के साथ बात कर रहा था तो सर के साथ डिस्कस करने के बाद में ये हमें डिसाइड करें कि इंशाल्लाह आज की क्लास जो है उर्दू में रहेगी, ठीक है, और वो भी जो हम ना आराम से समझ में आती है वैसे वाली, ठीक है। ये जो टेक्निक्स हैं 13 अलग अलग टेक्निक्स हैं। इसमें पहले 7 जो हैं बेसिक फाउंडेशन कोर्स वाले हैं और उसके बाद में 6 अलग हैं कोर्स टेक्निक्स जो कि थोड़े एडवांस वाले हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि तुम्हें पूरा ध्यान देने वाले। याद रखो, अगर तुम्हें ऑनलाइन गए और ट्राई करें ये देखने के आंसर्स को कैसा बेहतर याद करना, तकरीबन शायद तुम्हें 200 से 300 घंटे अलग अलग वीडियोस ढूंढने वाले, उसके बाद में भी तुम्हें ये नहीं मालूम पड़ने वाला कि कौन से टेक्निक्स अप्लाई करना। तो वो काम पूरा जो भी है कि दिमाग के कौन से हिस्से को कैसा स्टिमुलेट करना, कौन सी टेक्निक यूज़ करना, उसको सब अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में तुम्हें इधर रेडीमेड मिलने वाला, समझे। तो मैं एक्सपेक्ट तुम्हें मेरे साथ थोड़े सब्र से ये टेक्निक्स को समझने की कोशिश करने वाले, और फिर सिर्फ सीखना और सिर्फ समझना नहीं, इसे अप्लाई करना और प्रैक्टिस करना, समझे। मेमोरी टेक्निक्स साइकिल चलाने को सीखने के जैसा है, एक दिन में उसे एक्सपर्ट नहीं बन सकते, लेकिन इंशाल्लाह अप्लाई करने लगे आज से तो इंशाल्लाह तुम्हारे आंसर्स की रिटेनिंग पावर ज़्यादा होने वाली, तो तुम्हारे इवेंचुअल जो परसेंटेजेस हैं इंशाल्लाह एग्जाम्स में उसमें बढ़ोतरी आने लगती है। पिछले साल से इंशाल्लाह ये साल और भी अच्छे मार्क्स हैं, समझे। ओके चलो, तो मैं आ रहा था इधर, जैसे अंदर आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर देखा इतना अच्छा रब्बी जितनी इल्मा बोलते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारे इधर आए इल्म हासिल करने के वास्ते, और मेरे पास कुछ ऐसा इल्म है जो इंशाल्लाह तुमना मदद कर सकता है, और उस नज़रिए से ना इधर आ जाए। तो अल्लाह ताला इस वर्कशॉप में बरकत देंगे इंशाल्लाह, और सबको हम ना आंसर याद करने की ताकत और भी बेहतर है। शुरू करेंगे। ओके, दिख रहे तुम्हारे स्क्रीन पर? ओके, कॉमन कंप्लेंट्स जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, कैसे शुरू हुआ मेमोराइजेशन टेक्निक्स की क्लास का पूरा आइडिया है कि अक्सर पेरेंट्स मेरे पास ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं आईपैड और मोबाइल बहुत आसानी से यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करने मालूम, गेम्स यूज़ करने मालूम सब, लेकिन जैसा जिनको पढ़ाई करने बोलो तो उनको आंसर्स याद करने की ताकत एकदम गायब हो जाती है, इंटेलिजेंस न जाने किधर चले जाती है जब एग्जाम टाइम आए। बाकी सब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये समझना ज़रूरी है कि मेमोरी टेक्निक्स, मेमोरी ये कैसा काम करता है, अगर ये समझे तो हमें फिर उसका बराबर से तोड़ ढूंढ सकते हैं। जैसे कि कोरोना जब बीमारी आई थी तो वैक्सीन ढूंढने के पहले वायरस क्या है मालूम करना, नहीं वायरस क्या है समझ में आए तो फिर उसका हमें वैक्सीन बना सकते हैं। तो उसी तरीके से एग्जाम्स में आंसर कैसे याद करना, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग आंसर्स को याद कैसा करता है, तो तभी हमें उसमें बराबर से कौन से स्टेप पर कौन सा इंटरवेंशन करना वो कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है एनकोडिंग। इसका एनकोडिंग का मतलब क्या, कोड में लिखता है हमारा दिमाग कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन दिया, अभी मैं जो भी तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हारा दिमाग उसे साइमल्टेनियसली एकदम फास्ट कोडिंग करे दिमाग में, उसमें लिख रहे, एक रजिस्टर है जैसे कि वहाँ पर एंट्री होती जा रही है जो भी इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। ये एनकोडिंग के बाद में जाते हैं स्टोरेज को, तो जो भी फाइल आज लिखते तुम्हारा दिमाग इसे ले जाकर एक अलग से कैबिनेट में रखते हैं, और स्पेशली ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जो होते हैं, जो भी आज तुम्हें सुबह जगने के बाद में रात को सोने तक जो भी इंफॉर्मेशन सीखे, इसका जो भी है ये ऐसा रहता है कि जैसे टेबल पर पूरे पेपर्स बिखरे थे, इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होना, कौन सा इंफॉर्मेशन कौन सा पेपर कौन से बॉक्स में जाना, ये नींद के तौर होता है। तो अच्छी नींद मेमोरी के वास्ते इम्पॉर्टेंट है, समझे। ओके, नेक्स्ट
जब एग्जाम का टाइम होता है तो ये इंफॉर्मेशन को जैसे सवाल देखे तब उसे रिकॉल करना। तो तुम्हें ऑर्डर दे तुम्हारे दिमाग को कि हाँ ये फला क्वेश्चन में आंसर पढ़ा था, अब इसका मुझे आंसर दे। तो दिमाग क्या करता है, वो टॉपिक का रिलेटेड फाइल जो है उसे ओपन करता है, पढ़ता है और अपना आंसर बोलता है और हमें उस आंसर को एग्जाम शीट में, आंसर शीट में उतारता है। समझे तुम्हें? मेमोरी कैसा काम करता है, एनकोडिंग होती है, स्टोरेज होता है और फिर उसके बाद में रिकॉल। ठीक है, तो अभी एग्जाम्स में प्रॉब्लम ये है कि बच्चों की कौन से पार्ट को, कौन से स्टेप को टेस्ट करें, रिकॉल के स्टेप को टेस्ट करें। हम ये नहीं देख रहे कि बच्चे, अभी थियरी एग्जाम की बात करूँ मैं खास करके, ये नहीं देख रहे कि बच्चे के अंदर क्या स्किल है, हमें ये देख रहे कि बच्चा कितना अच्छे से आंसर को रिकॉल कर सकता है, जो पढ़ा था उसे रिकॉल करना, याद करना और फिर पेपर को उतारना, और वो भी टाइम। तो तुम्हारे पास सोचने के वास्ते या फिर खुद का आंसर बनाने के वास्ते टाइम नहीं रहता। तुम्हारे पास आंसर रेडी है तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फटाक से पेपर पर उतर जाता है। तो अगर क्लास में या पढ़ाई के वक्त स्टूडेंट अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, तो एनकोडिंग बराबर से होने वाली, क्या हमारा दिमाग अच्छे से लिखने वाला आंसर को नहीं। इसलिए जो टीचर बोल रहे थे वो पूरे पॉइंट्स नहीं सुने, इसीलिए हमारे टीचर्स हमेशा बोलते हैं क्लास में पे अटेंशन, पे अटेंशन। अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अटेंशन नहीं दिया बच्चा तो एनकोडिंग नहीं हुआ दिमाग में, तो स्टोरेज अभी गड़बड़ाई। फिर वो बच्चा जाता है एग्जाम में और जब भी क्वेश्चन आता है तो ब्रेन को बोलते हैं कि मुझे आंसर दिखा, आंसर रहते होते नहीं रहता, तो रिकॉल में आंसर नहीं आता। तो गड़बड़ी कितना मिली है, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है, फर्स्ट स्टेप एनकोडिंग। तो एनकोडिंग का मतलब यह है कि दिमाग इंफॉर्मेशन को एंट्री करते हैं रजिस्टर में। अभी अलग अलग तरीके हैं जिसमें दिमाग जो है एंट्री करते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर अभी तुम्हें सब आंख बंद भी करें तो भी मैं जो बोल रहा हूँ वो भी दिमाग में एंट्री होने वाला। अभी तुम्हें सिर्फ तुम्हारे साउंड पर डिपेंड करें, हियरिंग पर डिपेंड करें इन्फॉर्मेशन। देखनी, अगर मैं बोलना बंद करा और सिर्फ इमेजेस दिखाए तभी भी होने वाला। अगर आंख भी बंद करे, कान भी बंद करे और अगर तुम्हारे हाथों से अगर कुछ हमें फील कराए तो तभी भी दिमाग गैदर करेगा। तो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच द ब्रेन कैन गैदर इन्फॉर्मेशन। समझे? तो एनकोडिंग अलग अलग तरीकों से होती है। चंद तरीकों से एनकोडिंग एकदम फास्ट होती है, दिमाग बहुत जल्दी ग्रास्प करता है, चंद तरीकों से स्लो। तो कौन सा तरीका है जो एकदम फास्ट होता है? तो इम्प्रॉपर मेमोरी टेक्निक्स के वजह से काफ़ी बच्चों को अच्छे परसेंटेजेस नहीं आते, अच्छे मार्क्स नहीं आते। और रट मारना जो बोलते हैं ना, रोट लर्निंग, बाय हार्ट करना एफिशिएंट मेथड नहीं है। बाय हार्टिंग में क्या होता है, तुम्हें सिर्फ एक एस्पेक्ट यूज कर याद करने का और उसी टेक्निक से जब बायोलॉजी भी याद करें, फिजिक्स भी याद करें, केमिस्ट्री भी याद करें, एग्जाम हॉल में जब जाती तो हर चीज़ बस उस एक कवर्ड में है, दिमाग उसे ओपन करते हैं, कंफ्यूजन होता है, ये पेपर उसके अंदर मिल गया, वो पेपर इसमें मिल गया। समझे? इसीलिए काफ़ी बच्चों को क्या होता है, एग्जाम हॉल में आंसर याद नहीं आता और एग्जाम हॉल से बाहर आए बराबर पूरा आंसर याद आता है। समझे? इसीलिए कि जब एनकोडिंग कर रहे थे तब अगर अलग अलग तरीके में कलर्स यूज करके, इमेजिनेशन यूज करके अगर एनकोडिंग करते थे तो ये आंसर्स अलग अलग कैबिनेट्स में सेव होते थे, और अलग अलग कैबिनेट्स में सेव होते तो तभी रिकॉल करना भी आसान होता है। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। तुम्हें अभी सभी जने, मैं एक वर्ड बोलता हूँ उसके बारे में सोचो। ठीक है, मंकी, सोचे? मंकी। ओके, अभी नेक्स्ट बंदर को इमेजिन करो, इमेजिन करें। ओके, मैं दोनों ही वक्त जब बोला तभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा इंग्लिश में MONKEY लिख को आया है? नहीं। बंदर जब बोला था हिंदी में बंदर, ऊपर डॉट बंदर, ऐसा लिख को आया है? क्या इमेजिनेशन हुआ? इसका मतलब हमारा दिमाग किस में सोचता है? इमेजेस में। हमारा दिमाग टेक्स्ट में नहीं सोचता। समझ नहीं? अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी पूरी पढ़ाई की जो भी टेक्स्ट बुक्स जो भी हैं सब टेक्स्ट में है, इमेजेस में नहीं है। इसी वजह से अगर टीवी पर कुछ देखती फिल्म या कुछ एडवर्टाइजमेंट तो बहुत जल्दी से याद रहती है, लेकिन अगर पढ़ाई करती तो याद नहीं रहती। तो अभी कैसा रिटन टेक्स्ट को विजुअल्स में चेंज करना ताकि हम आसानी से याद हो सके, तो ये बेस है आज के पूरे टेक्निक्स का। समझे? ओके, तो एनकोडिंग की वजह से इंपॉर्टेंट क्या है? अटेंशन और इमेजेस। समझे नहीं? तो अटेंशन बहुत
रैप्ट अटेंशन की सख्त जरूरत है। अटेंशन के एक इंसान कंटिन्यूसली 1 घंटा 2 घंटा अटेंशन से नहीं पढ़ सकता, तो उसके वास्ते भी ब्रेक्स कब लेना, कैसा प्लान करना, वो भी सब टेक्निक्स आज बताने वाले इंशाल्लाह। तो मेमोरी टेक्निक नंबर 1, पहले 7 टेक्निक्स जो हैं बेसिक हैं, ठीक है, ये मेरे बेसिक टेक्निक्स हैं और इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाता हूँ यूट्यूब पर, इंशाल्लाह तुम्हें अगर वापस जाकर फिर इसे रिव्यू करना चाहते हैं बोले तो भी कर सकते हैं, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग लिटिल बिट मोर ये वर्कशॉप में ये टेक्निक्स के बारे में। तो नंबर 1 और 2 जो टेक्निक्स हैं, पहले दो जो टेक्निक्स हैं काफ़ी कॉमनली यूज हैं, इसके बारे में ऑलरेडी तुम यूज़ करते रहेंगे। इनफैक्ट इसमें कई ऐसे टेक्निक्स रहेंगे जो तुम्हें ऑलरेडी यूज़ करनी आंसर्स याद करने, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हें वो टेक्निक अप्लाई है, ठीक है। तो नंबर 1 टेक्निक इज एक्रोनिम्स। एक्रोनिम बोले तो हमें जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि अभी एसएसएलसी एक्चुअली सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट मैसेज टाइप करने के बाद व्हाट्सएप में LOL लिखते नहीं LOL, वो एक्चुअली लाफ आउट लाउड है। नेक्स्ट ASAP यानी एज सून एज पॉसिबल, तो हमें हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करनी, इसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है उसे लेना और हमें एक नया वर्ड बनाना, तो इसे बोलते हैं एक्रोनिम्स। तो अब इसे एक आंसर पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाउ इज बायोमास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, देखिए उसके 3 आंसर्स हैं, कंबशन पायरोलिसिस, बायोगैसिफिकेशन और फर्मेंटेशन। एक्रोनिम से याद करना बोले तो कैसा करना, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर लेना और एक नया वर्ड बनाना, ठीक है। तो CBF होता है इसका, लेकिन क्या CBF याद करने आसान है? नहीं है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाएंगे। तो मैं क्या करा, देखो कंबशन पायरोलिसिस में फर्स्ट वर्ड जो है कंबशन, क, C को क जैसा प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें K लिखा। बायोगैसिफिकेशन में सेकेंड वर्ड का G, उसको इंपॉर्टेंस दिया, और नेक्स्ट F। अभी इन तीनों को मिलाए तो कौन सा वर्ड होता है? KGF। याद करने आसान है? हाँ, तो हाउ इज बायोमास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? KGF। कंबशन, पायरोलिसिस, बायोगैसिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन। तो थोड़ा सा तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाए, ट्विस्ट दिए, जो ऑलरेडी मालूम है उसके साथ लिंक करें, तो अब आंसर याद करना आसान होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें मेजरमेंट ऑफ टाइम, ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टडी ऑफ वेव्स एंड वाइब्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, 4 तरीके से हैं। इसे क्या करना, अभी अगर हर 1 सेकेंड हमें लिए हर वर्ड का फर्स्ट लेटर लिए तो याद करना फिर मुश्किल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, हर सेंटेंस में, जैसे पहले इसमें मेजरमेंट ऑफ टाइम है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट करते हैं, जैसे कि टाइम। सेकेंड में ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ट्यूनिंग, स्टडी ऑफ वेव्स में वेव्स, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन। फिर भी इसे बनाए तो TTWV याद करने थोड़ा मुश्किल होता है, करेक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़े फुल वर्ड्स लेते और थोड़े लेटर्स लेते, तो इसको हमें बना दी वेव T, जिसमें वेव स्टडी ऑफ वेव्स का अप्लाई होता है। T के ऊपर देखो छोटा सा 2 लिखो, T स्क्वायर करो से, तो इससे T एक टाइम के वास्ते, दूसरा ट्यूनिंग के वास्ते, और थर्ड जो है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का V। तो एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव T। तुम्हारे खुद के एक्रोनिम्स बनाना और तुम्हारे नोट्स में उधर साइड में लिखना, और इसे बार बार जब भी रिपीट करनी तो उस क्वेश्चन को उस एक्रोनिम के साथ लिंक करके याद करना, तो एग्जाम के टाइम पर बहुत जल्दी याद हो जाए, ठीक है। अब मेमोरी सेकेंड टेक्निक की तरफ जाएंगे, वो है नेमोनिक्स। नेमोनिक क्या है? नेमोनिक किसी भी चीज़ को याद रखने के वास्ते इस्तेमाल किया जाने वाला कोई एक वर्ड, सेंटेंस या एक पोएम के हो सकता है। फेमस नेमोनिक कौन सा है बोलो? ABCD सॉन्ग। जब हमें LKG में थे तब से देखो अभी भी ABCD को सेम ट्यून में उस इसमें गाते हैं, करेक्ट। तो दैट सॉन्ग हेल्प्स टू रिमेंबर, दैट ट्यून हेल्प्स टू रिमेंबर ABCD, A to Z। तो अभी ये देखो, ये और एक नेमोनिक है। कौन से प्लैनेट्स, हमारे कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? 7, 8, 9 नहीं, क्यों? प्लूटो को डॉफ प्लैनेट बनाया, वाले बोले नहीं है, बोले फिर वापस डॉफ प्लैनेट बोले। जिंदगी में प्लूटो भी जैसा रहना बोलते हैं, मालूम है क्यों? प्लूटो को फर्क नहीं पड़ता कि उसे लोग क्या बुलाते हैं, प्लैनेट बुलाते नहीं बुलाते। ओके, सो लाइफ में बी वेरी मच फोकस ऑन हु यू आर। तो हाउ टू रिमेंबर द सीरीज ऑफ प्लैनेट, पहला कौन सा प्लैनेट आता है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा। तो इसको देखो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इन्होंने क्या करी, हर प्लैनेट का नाम का फर्स्ट अल्फाबेट लिए लेटर से एक नया वर्ड बनाए,
फिर उन वर्ड्स को जोड़ को एक सेंटेंस बनाए। तो रिमेंबरिंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम कैसा है? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, अभी इसको मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ कैसा। So what are the challenges faced by unorganized sector workers? Unorganized sector बोले तो मालूम, जो लेबरर्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर काम कर रही हैं या जो ऑर्गेनाइज नहीं, जिनके परमानेंट जॉब्स नहीं हैं, तो उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के चैलेंजेस क्या हैं? तो माइग्रेशन, सोशल सिक्योरिटी, लीगल प्रोविजंस, चाइल्ड लेबर और फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। अब इसको कैसे याद करनी है? तो इधर हमें एक्रोनिम्स के जैसा सेम फिर से कौन सा एक वर्ड लेना, उसका इंपॉर्टेंट लेटर लेना कर सकती, या फिर नेमोनिक करना तो एक स्टेप आगे है एक्रोनिम से। पहला हम क्या करने वाले, माइग्रेशन का एम लेने वाले और माई, सोशल सिक्योरिटी का एस से सिस्टर बनाया है, लीगल प्रोविजन के एल से लाइक्स लिखा, चाइल्ड लेबर का सी या कैट्स लिखा, फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन को प्ले लिखा। सो सेंटेंस क्या है? माई सिस्टर लाइक्स कैट्स प्ले। तो व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स? माई सिस्टर लाइक्स कैट्स प्ले। समझ गए? ये सब टेक्निक्स तुम्हें सिली लग सकते हैं, हंसी आ सकती है, लेकिन याद रखो ज़्यादा सिली और ज़्यादा हंसी आने वाली बात क्या है मालूम? जो बच्चा एक साल पढ़ाई करते हैं और एग्जाम हॉल में जाकर आंसर नहीं याद रखो, बिना लिखे बाहर आते हैं और बाहर आने में जब याद आते हैं तो वो सिली है। इसलिए वो बच्चा मेहनत करे, सैक्रिफाइस करे वक्त, समझ रहे? तो इतना याद रखो, तुम्हारा दिमाग जितना तुम्हें उसे सिल्ली बनाने वाले, जितना उसमें एक्शन डालने वाले, जितना उसे मजाकिया बनाने वाले, उतने जल्दी उसे एब्जॉर्ब करने वाला और उतने आसानी से एग्जाम हॉल में उसे बाहर निकालना। समझ रहे? एग्जाम बेसिकली एक खेल है तुम्हारे और तुम्हारे मेमोरी सिस्टम के बीच में। तुम्हें कितना अच्छा उस मेमोरी सिस्टम को ओवरराइड करके और कंट्रोल में लेती, इंशाल्लाह उतने अच्छे आंसर कर सकते। मेमोरी टेक्निक नंबर 3, अभी थोड़ा सीरियस, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या? विजुअलाइज करना, दृश्यीकरण बोलते हैं कन्नड़ा में या हिंदी में, किसी भी एक चीज को इमेजिन करना। ओके, तो जैसे मैं बोला नहीं, मंकी को विजुअलाइज करेंगे। अगर आज से 6 महीने बाद भी अगर पूछे कि डॉक्टर आफ्ताब आए थे और एग्जाम्पल में किसी जानवर को याद करने बोले थे, कौन सा जानवर? तो मंकी याद नहीं वाला। क्यों? इसलिए कि तुम उसे विजुअलाइज करें। यू यूज्ड योर ब्रेन एट दैट टाइम एंड क्रिएटेड एन इमेज। और हर बंदा भी इधर बैठे, उसका इमेजिनेशन का जो बंदर है वो अलग कलर का, अलग पोजीशन में, अलग दिखने वाला नहीं है। समझे? नाउ दैट इज समथिंग पर्सनल। तो इमेजिन करो कि अगर हमें अभी आंसर्स को विजुअलाइज करने लगे तो ओके। सो विजुअलाइजेशन बनाने के थोड़े रूल्स हैं, जैसे कि उसे जितना हो सकता है उतना कलरफुल इमेजिन करना, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखने का। समझे? जो मंकी में इमेजिन करे कौन से कलर करना? ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट। ओके, ठीक है, कलरफुल बनाओ, फनी बनाओ और कुछ एक्शन दो। ऐसा करो कि वो इमेजिन करे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ स्पार्क। ओके, जैसे कि अभी मैं बोला फॉर एग्जांपल एक मुर्गी इमेजिन करो, तो तुम ऐसे एक मुर्गी सोचो, ठीक है? तुम ऐसा भी सोच सकती या फिर ऐसा एक खांसने वाली मुर्गी को भी सोच सकती। कौन सी याद आने वाली एग्जाम में? सेकेंड। समझ रहे? तो जब ये आंसर याद करती हैं और कुछ इमेजिन करना, तो उसमें एक्शन डालना, उससे कुछ फनी बनाना, तो एग्जाम हॉल में बहुत जल्दी से याद आता है। अभी इसे अप्लाई करेंगे। ओके, मेमोराइज दिस लिस्ट। एक लिस्ट दिया, यूजुअली कुछ भी चीज़ याद रखना तो टेक्स्ट में व्हाट आर द कॉजेस फॉर दिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस, लिस्ट रहती है नहीं? तो मैं तुम्हें एक रैंडम लिस्ट दे दूँ, 5 चीज़ें। एक आउल है, ब्रेड, ट्री, बॉल, बॉय। इसे याद करने अगर मैं दिया तो तुम्हें कैसे याद करने वाले? बाय हार्ट करना तो कितना वक्त लगने वाला? कितने मिनट लग सकते हैं बाय हार्ट करने? 5 मिनट? 1 मिनट? ओके, 1 मिनट